कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूशन में मतलब वो मिक्सचर में यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्म। देखने से कितनों देर ऑब्जर्व करो, देखने से एकदम लगेगा कि ये यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सेम प्रोपोर्शन में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यही तो इसकी डेंसिटी, यही तो इसकी खासियत है, तो यही इसका डेफिनेशन है कि कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, appears लगता है, appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous, but actually में ये heterogeneous होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात पहले लिख लिया जाए, ठीक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, माने मिक्सचर जो बना है डिफरेंट जो मिक्सचर बना हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। द मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिस चीज को मिला के मिक्सचर बनाया गया है वो सब चीज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कोनो कहीं ज्यादा है कोनो कहीं कम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो मिक्सचर जिसमें जो चीज कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो इंग्रेडिएंट को मिला के मिक्सचर बनाया गया है वो सब चीज को बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो वो इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट distributed uniformly throughout this mixture called heterogeneous mixture। जिस मिक्सचर में ऐसा होता है वो मिक्सचर को बोलेंगे heterogeneous mixture। heterogeneous mixture दो टाइप्स का, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को हम स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर दिए हुए हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में और कोलोइडल सॉल्यूशन का जनरल प्रॉपर्टी कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है ना, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो चीज से मिलके बनता है, जैसे मिल्क में क्या है, वाटर है, फैट्स है, प्रोटीन है, लैक्टोज शुगर है, समझ में रहा है। तो ये सब चीज मिलके, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, ये सब हो गया वो जो इसमें मिला हुआ है, तो इसमें 4 गो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, होता है तो बहुत सारा है, माने मेजर प्रोपोर्शन में पानी है, फैट्स है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, 4 गो प्रोपोर्शन हुआ। अब ऐसा लगता है कि चारों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। नॉट ओनली मिल्क, किसी भी कोलोइड में, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बहुत सारा एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे लोग, स्टार्च सॉल्यूशन हो, जो कुछ भी हो, कल तो डिस्कस करना ही है। तो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, लगता है कि होमोजेनियस है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम भरोसा नहीं होगा, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनियस, लेकिन एक्चुअली में वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं किसी का प्रोपोर्शन ज्यादा, कहीं किसी का प्रोपोर्शन कम। इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप के हेट्रोट्रोपिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन को बड़का है तो 2 वर्ड में है, वैसे भी कोलोइडल सॉल्यूशन को एक वर्ड में हम लोग सिर्फ सोल बोलते हैं, सिर्फ सोल बोलो। सोल बोलने से मत समझना सब सॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, सोल का मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन, घबरा जाएगा, सोल मतलब सॉल्यूशन समझेगा सब, तो चला गया होमोजेनियस में, लेकिन एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। अब एग्जांपल तो यहाँ पे दिए हुए, मिल्क, ब्लड, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब स्टार्च मिलाया हुआ, बताइए कल। कोलोइडल सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, ध्यान से, मिला हुआ कितना भी चीज हो, जैसे मान लो कि सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, 2 कंपोनेंट था, कितनों इंग्रेडिएंट मिला, लेकिन कंपोनेंट मेजर 2 गो होगा, एगो सॉल्यूट और एगो सॉल्वेंट। अगर हम शरबत बना रहे हैं तो पानी में चीनी मिलाओ, लेमन जूस मिलाओ, नमक मिलाओ, जलजीरा मिलाओ, 5 गो कंपोनेंट हो गया, लेकिन ये 2 गो पार्ट में आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पानी हो जाएगा सॉल्वेंट और बाकी सब का सब, जलजीरा, चीनी, नमक, सब का सब हो जाएगा सॉल्यूट। तो वैसे ही इंग्रेडिएंट्स कितना भी हो,
कोलोइडल सॉल्यूशन में दूगो कंपोनेंट, एगो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसके बारे में कल बात कर लिया जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। रिसेंटली कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब कोलोइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलोइडल सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, मतलब इसमें पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हालांकि डेफिनेशन में बता दिए कि अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लगता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन को इन्हें सोल बोलते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कहीं कहीं 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर लिखा रहता है, कहीं कहीं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर लिखा रहता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तुम बताओ 10 टू द पावर -9 पावर में जो ज्यादा रहेगा वही ना ज्यादा रहेगा, तो -9 बड़ा है कि -6 बड़ा है? -6 बड़ा है, बढ़ गया है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन में क्या पढ़े थे कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, इनफैक्ट इतना छोटा होगा कि कोनो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा, उसी में सॉल्वेंट में मिल जाता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। आगे पढ़ेंगे लोग कि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, तो वो नेकेड आई से दिखाई देगा। तो फिर बीच में तुम पूछ रहा है, तो इसलिए अगर हम बात करें साइज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट, कोलोइडल पार्टिकल्स कैन इजीली पास्ड आउट थ्रू फिल्टर पेपर। कोलोइडल सॉल्यूशन में सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन को भी अगर फिल्टर पेपर, पानी में चीनी पानी घोल दो और फिल्टर पेपर पे रखो, तो पानी तो जा ही जाएगा, पानी में घुला हुआ चीनी भी निकल जाएगा, ऊपर में पानी बचेगा, सॉरी ऊपर में चीनी बचेगा नहीं। तो वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन को भी अगर छोड़ा जाए तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में मिला हुआ पार्टिकल्स सबका सब इन्हें से निकल जाएगा, ऊपर में पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होगा। मतलब क्या कि कोलोइडल जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट को, सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कोलोइडल पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स को भी हम फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम डालेंगे तो पानी के साथ साथ उसमें जो मिला हुआ है वो सब भी नीचे से निकल जाएगा। मतलब फिल्टर पेपर के पोर्स से भी पार्टिकल छोटा है, इसीलिए इन्हें क्या हो रहा है कि निकल जा रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। Their component cannot be separated through filtration. फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं होगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा सब सेपरेट, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सोल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बता दिए हैं। सॉल्यूशन का पार्टिकल तो दिखाई देगा नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल भी नेकेड आई से दिखाई, दूध में कितना झांक लो उसका फैट्स, प्रोटीन, लैक्टोज दिखाई नहीं देगा। हाँ, बट कैन बी सीन बाय यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप अगर यूज किया जाए तब दिखाई दे देगा। सॉल्यूशन का पार्टिकल्स तो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा है, 1 नैनोमीटर से छोटा नहीं है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर के रेंज में है, इसीलिए नेकेड आई से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज सस्पेंशन में पढ़ेंगे लोग 1000 से ज्यादा है तो नेकेड आई से भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिखाई दे देगा, माइक्रोस्कोप का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़का बड़का पार्टिकल्स है वो तो फिल्टरेशन से फिल्टर भी हो जाएगा, खैर सस्पेंशन पढ़ना भी बाकी है। कोलोइडल सॉल्यूशन आर अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? ठहरेगा नहीं, लगेगा कि इसलिए कहेंगे टेम्पर, बट दे आर टेम्पररीली स्टेबल। टेम्पररीली स्टेबल है क्योंकि अगर कुछ दिन देखो, 1 दिन भी छोड़ दो तो वहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा टाइम बहुत स्लोली नीचे गिरता है,
तो नीचे बैठता है लेकिन बहुत बहुत स्लोली। हम लोग आसानी से उसको ऑब्जर्व, इतना ज़्यादा टाइम लगता है नीचे बैठने में कि हम लोग उसको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन एक्चुअली अनस्टेबल ही हुआ ना, कितनों देर से बैठ रहा है नीचे, एक्चुअली क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बोला कि अगर केमिस्ट्री में माइक्रोमीटर का भी फर्क होता है, समझ में आ रहा है, तो हम लोगों को ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि नीचे बैठ रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर माइक्रोमीटर में देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि तनका सा उसके रेंज में नीचे बैठ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए केमिस्ट्री बोल रहा है कि ये क्या है कि अनस्टेबल है ना, बट दे आर टेम्पररीली स्टेबल। वेरी स्लोली कोलोइड पार्टिकल्स ट्राई टू कम क्लोज एंड साथ में आएगा और नीचे जाके बैठ जाएगा। Component of colloidal particles can be separated by process of centrifugation। देखो ये भी फिजिकल प्रोसेस ही है, फिल्टरेशन से तो सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको केमिकल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नहीं। मिक्सचर तो फिजिकली ना मिक्स करते हैं, तो सेपरेट भी फिजिकली होगा, तो फिजिकली फिल्टरेशन से तो सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाएगा। यानी दूध दही का लोग मथते हैं लोग, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कल तो पढ़वे करना है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में और टिंडल इफेक्ट के बारे में, लाइट या स्कैटरिंग के बारे में, तो ये दोनों पार्ट को एक्सप्लोर करना है। तो वही हम बोल रहे हैं कि कोलोइडल पार्टिकल फिल्ट्रेशन से तो सेपरेट नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से क्या होगा कि सेपरेट होगा। अब आखिर कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट होता है, वो फिजिकल नेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट, pathway of light is shown when pass through colloidal solution। ध्यान से समझो, अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा था कि लाइट इधर से आ रहा था, हम लोग देखे थे लोग, तो एकदम इधर चल जा रहा था, तो लाइट आके चला गया, बीच में कुछ इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो इधर से दिखने में कुछ दिखाई देगा, किसी चीज से होकर लाइट चला जा रहा है तो विजिबल नहीं होगा। तो पाथवे ऑफ लाइट सॉल्यूशन में दिखाई नहीं दे रहा था। कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा बड़ा है, स्कैटरिंग करता है, तो पाथवे ऑफ लाइट दिखाई देता। कितना पाथ से लाइट होते हुए जा रहा है उतने पाथ का पार्टिकल्स स्कैटर करेगा, तो बाहर से थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देगा, तो पता चलेगा यह रास्ता से होकर लाइट क्या हो रहा है कि जा रहा है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में पाथवे ऑफ लाइट इज शोन व्हेन पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, और स्कैटरिंग जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, और वो लाइट के स्कैटरिंग करने के चलते सोल के कोलोइडल सॉल्यूशन में किस पाथ से होते हुए लाइट जा रहा है ये विजिबल होता है, पाथवे ऑफ लाइट दिखाई देता है। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन का। कल सेंट्रीफ्यूगेशन और टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, तब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, माने डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स दो होते हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। इसे अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के, तो हम जैसे कि मिक्सचर है तो एक में दूसरा मिला हुआ है तो ना मिक्सचर, और ओवरऑल कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। खैर, अब जैसे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन है, मान लो कि दूध, मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब मिल्क में, वाटर पानी में, तो पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम। पानी में डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं, चारों ओर बिखेरे हुए रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम, और वाटर में जो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली हेट्रोजेनियस, लगता है कि बराबर मात्रा में है लेकिन एक्चुअली बराबर मात्रा में होते नहीं है। जैसे कि फैट्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लैक्टोज, मतलब शुगर है, तो ये सब वो पार्टिकल्स हो गए जो इसमें मिले हुए हैं, तो इन ये सब को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। तो पानी और ये सब चीज को मिलके दूध बना, जिसमें से पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, वो चीज जिसमें सब घुले हुए हैं, वो चीज जो दूसरे को अपने अंदर में डिस्पर्स्ड कराता है। और लैक्टोज, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स वो हो गए जो पानी में घुले हुए, मतलब वो जो दूसरे में घुलते हैं, जो किसी डिस्पर्सन मीडियम में घुलते हैं, तो इनको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज।
तो अगर मिल्क एक है, जैसे कि मान ब्लड, ब्लड भी एक क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ब्लड में यहाँ पर भी वही है, ब्लड में भी वाटर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, वाटर दूसरे को अपने अंदर में डिस्पर्स्ड कराए हुए है, तो वाटर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारा फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन है और भी बहुत सारा मोलिक्यूल्स है, तो ये सब हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आ रहा है ना? जो एक मीडियम प्रोवाइड करे अपने अंदर घुलने का, डिस्पर्स होने का, डिस्पर्सन मीडियम, जो दूसरे में जाके घुल जाए, डिस्पर्स फेज। अब सॉल्यूशन के जैसा एकदम घुल जाता तो सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं, लेकिन सिर्फ वो छिटाता है, डिस्पर्स्ड होता है, एक्चुअली में भीतर उसके स्पेस में जाके रहता नहीं है। सुन रहे सब? घुल जाने का मतलब हुआ कि उसके पार्टिकल के बीच के स्पेस में जाकर रुक जाना, और डिस्पर्स होने का मतलब अंदर में छिटा जाना, डिस्पर्स एने क्या जाना कि छिटा जाना। तो होमोजेनियसली अपीयर्स टू बी होमोजेनियसली छिटाता है, तो उसमें भीतर में जाकर रहा नहीं है, तो ऊपर ऊपर क्या होता है कि उसमें छिटाया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया कंपोनेंट्स के बारे में। हम बात किए थे कि फिल्टरेशन से तो अलग अलग सेपरेट नहीं होगा, हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों क्या हो जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा। तो आज हम लोग को बेसिकली टिंडल इफेक्ट के बारे में और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना है। चलो, तो अब शुरू करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। नाम सुना है सब, सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा सा कॉमन नाम है, बहुत समझो। घर में मम्मी लोग घी निकालने के लिए, मतलब दही से मथता है लोग, नहीं मथता है लोग, ऐसे दही ऐसे मथता है लोग, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। चाहे दाल भी मथाता है, खैर दाल को तो खैर उसके चेका को तोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन वाला कोई खास पर्पस नहीं है, मतलब प्रोसेस तो वही है। अब कुकर में सीटी लग जाता है ना, तो फिर भी होता है, तो और ज्यादा पतला करने के लिए नहीं, लेकिन दही में एक्चुअली होता है, हम लोग पढ़े हैं लोग, कॉर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा ना? जब डिस्पर्सन मीडियम में एक जगह एग्जांपल में कॉर्ड आया था, पता नहीं तुम लोग याद है कि नहीं, याद है, एक जगह दही आया था, तो कॉर्ड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे लोग, तो उसमें भी हम लोग मथते हैं लोग, तो डिफरेंट चीज उसमें से निकलता है, फैट्स अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग से पूछना चाहिए, अगर जिस दिन बैठ के मथे लो, टाइम तो लगता है, लेकिन प्रेम से बैठ के देखना उसको, समझ आएगा। तो कुछ कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन वाला बात क्या होगी समझ में आने लगेगा, ठीक। हाँ, तो ये भी एक टाइप का एक टाइप का क्या सेंट्रीफ्यूगेशन है। हम लोग स्टोरी में, जो नहीं स्टोरी में माइथोलॉजिकल स्टोरी है, अच्छा अक्षरधाम हम गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर भी दीवार पे पूरा मूर्ति के थ्रू ये स्टोरी को सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, समुद्र का मंथन हुआ था नहीं, तो कछुआ के ऊपर वो पहाड़ को रख के और शेष नाग से लपेट के नहीं, और ऐसे से तो पहाड़ ऐसे से गोल गोल घुमा था, समुद्र का मंथन हुआ था नहीं, तो समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें से बहुत सारा चीज निकला था, मतलब हाँ, वो सब अप्सरा, एरावत हाथी, सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी नहीं, और अमृत, विष, बहुत सारा चीज उसमें से निकला था। तो वो जो समुद्र का सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था, मंथन हुआ था, तो उसी का रिजल्ट के रूप में वो सब चीज क्या हुआ था कि निकला था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या, किसी भी चीज को, अगर किसी भी पार्टिकल, किसी भी हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बस उसके मीडियम को, मतलब उस चीज को ऐसे से टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली रिपीट करना। एक बार ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसके पहले हुआ था तो फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो एक ही चीज को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक हम टू एंड फ्रो ऐसे भी रिपीट कर सकते हैं, तो आगे पीछे रिपीट ना करना, रोटेटरी टाइप में रिपीट करना, मतलब ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना? तो टू एंड फ्रो करके रोटेट करना रिपीटेडली कंटिन्यूअसली क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ध्यान से बात, अब सेंट्रीफ्यूगेशन में सॉल्यूशन में क्या रहता है, पार्टिकल्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के स्पेस के बीच में रहता है, मॉलिक्यूल के, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है एने ओने, तो सब अब एगो टाइप, मान लो कि एगो टाइप का तो पार्टिकल्स है नहीं, डिस्पर्सन मीडियम है एगो, लेकिन उसके अंदर में कई गो डिस्पर्स्ड फेज है।
अब सब डिस्पर्स्ड फेज वाला पार्टिकल्स का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि जब किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सब पार्टिकल्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है सबसे नीचे, और जिसका कम होता है वो क्या होता है कि ऊपर आ जाता है। एक्चुअली होता यही ना, पानी को तेल को मिलाएंगे तो मिलेगा तो नहीं, तेल आ जाएगा ऊपर और पानी हो जाएगा नीचे। तो डेंसिटी कम होने के चलते ऑयल फ्लोट करने लगेगा ऊपर और पानी आ जाएगा नीचे। एक्चुअली यही है कि जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है वो रहेगा नीचे, और जिसका डेंसिटी कम वो रहेगा ऊपर। अगर मान लो कि किसी एक कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, मान लो कि ये कोई गिलास हो गया, अब इसमें कोई चीज है, कोई पूरा चीज है, समझ में आ रहा है ना, कोई मीडियम है, उसमें बहुत सारा चीज क्या डिस्पर्स्ड है, बहुत सारा चीज इधर उधर क्या है कि डिस्पर्स्ड। मान लो कि 4 टाइप का चीज है, मान लो कि इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, कौन एगो थोड़ा बड़ा बड़ा है उसको बोलते हैं हम लोग डी। 4 टाइप का चीज इसमें क्या है कि डिस्पर्स्ड है। तब मीडियम बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं, डिस्पर्स्ड है बोल रहे हैं, मतलब ये गारंटी हो गया कि ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन को करेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन तुम सब समझते हो, कोई भी चीज लगा के ये पूरे मीडियम को रिपीटेडली टू एंड फ्रो हम क्या करेंगे कि रोटेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है, इसमें के सब पार्टिकल्स डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। भारी वाला नीचे, जिसका ज्यादा डेंसिटी है वो नीचे, और जिसका कम डेंसिटी है वो हो जाएगा ऊपर। अब मान लो हम ऐसे ही एक रैंडम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी की अगर बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी ए का है, ए से कम बी का, बी से कम सी का, सी से कम डी का। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रिजल्ट के रूप में देखेंगे तो वैसे ही 4 टाइप से क्या होगा कि अरेंजमेंट मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा क्या। अब सबसे ज्यादा डेंसिटी ए का है तो ए हो जाएगा नीचे, उसके ऊपर हो जाएगा बी, उससे ऊपर हो जाएगा सी, और सबसे कम डी का तो सबसे ऊपर डी रहेगा। अब सब अलग अलग हो गया तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, डिकेंटेट कर देंगे, हल्का सा इसको उझलेंगे, जैसे ही ई का निकल जाएगा तो इसको दूसरा गिलास में रख देंगे, फिर बच गया ई है तो इसको उझलेंगे दूसरा गिलास में रख देंगे। ऐसे ही करके चारों को अलग अलग गिलास में रख देंगे कि नहीं रखेंगे। मतलब ओवरऑल कोलोइडल सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट कएगो था, 4 गो, मीडियम और फेज दोनों मिला के टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट कएगो था, 4 गो, और चारों का चारों क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। तो बस बात यहाँ पे ही है। तो यही हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। और अलग अलग क्यों हुआ जी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, कम डेंसिटी वाला ऊपर। उसके बाद से तो अब डिकेंटेट करो, स्टेप को यूज करो, सेपरेट करना तो हमारे हाथ में है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, दही को भी मथा जाता है तो पानी के ऊपर कुछ कुछ छताने लगता है, मम्मी हाथे से घोंक के करके अलग कर देता है लोग। अब पानी को ढाल देता है लोग, तो पानी को तो हम लोग नमक में डाल के पी जाते हैं लोग। और फिर नीचे भी दूसरा कुछ बचा रहता है तो उसको भी आदमी खाता है, उसको जलाया जाता है तो खोआ निकलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो खोआ खाता है, लेकिन खोआ तो मेन चीज तो खोआ ना है। तो अब तीनों चीज अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ क्या। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अब जो नीचे रहता है सबसे नीचे, जिसको जलाया जाता है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो सबसे नीचे है, उसके ऊपर पानी वाला छताया रहता है, इसको महिया बोलते हैं। और उसके ऊपर जो घी के जैसा उसको हटा के हम लोग अलग कर देते हैं, नहीं करते हैं। तो तीनों चीज, अब डेंसिटी कम है तो छताया हुआ है तो ऐसा हटा दिए, पानी को डिकेंटेट कर दिए, मतलब उड़ेल दिए, और जो नीचे बच गया सो नीचे बच गया, खखोर के निकाल दिए, फिर उसको जाके जला दिए, खोआ बन गया। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो होता यही है। तो वो एक्चुअली में शुरू में तो ऐसे पता था क्या कि तीनों चीज अलग अलग मिला हुआ है, इतना सुंदर से मिला रहता है, लगता है कि सब एक एक है, सॉल्यूशन है, बट एक्चुअली में वो डिस्पर्स्ड रहता है। इसीलिए वो क्या हो गया कि कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन नहीं हुआ। इतना सुंदर से डिस्पर्स्ड है कि लगता है कि ये एग्जैक्टली एक एक चीज है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस। दही देखे ऐसे दही करनी से काट के इसे निकालेगा तो देख लेगा कि ऐसे सब चीज मिला हुआ है, लेकिन ऐसे करने पर अलग अलग सब हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर भूला रहता है, स्पेस के बीच में रहता है,
सॉल्वेंट के स्पेस के बीच में रहता है, तो हैंग हैंग करने पर तो निकलने वाला नहीं है। चीनी पानी के शरबत तो कितना हैंग हैंग करो, दिन से रात हो जाएगा, निकलने वाला ऐसे ऐसे करने से पार्टिकल्स के बीच में से नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर डिस्पर्स्ड रहेगा तब वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। तो यही हमारा ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगेशन है। इतना बात लिखिए जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे लोग, द प्रोसेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ मीडियम टू एंड फ्रो रिपीटेडली एंड कंटिन्यूअसली कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। किसी भी मीडियम को किसी भी चीज का यूज करके नहीं, उसको हम लोग टू एंड फ्रो रिपीट कर रहे हैं, मतलब उसको टू एंड फ्रो रोटेट कर रहे हैं रिपीटेडली कंटिन्यूअसली। इन्हें तनका से करके छोड़ देगा, इन्हें दही से सब अलग अलग हो जाएगा। बहुत उसमें पेशेंस चाहिए, बहुत देर तक ऐसे सही से करते रहना पड़ेगा, हाथ भी दुखा सकता है। तो रिपीटेडली, हाँ मतलब लगातार रिपीटेडली में रिपीट करते हुए कंटिन्यूअसली कुछ देर तक क्या करना होगा, कैसे करते रहना होगा, तब जाके काम होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। हम तो अभी देखबे किया ना कि कोलोइडल पार्टिकल्स तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट होगा नहीं, तो सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग। हाँ, तो जहां जहां कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने का जरूरत होता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो होता क्या है कि ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन particles of colloidal solution get arranged according to their density। डेंसिटी के अकॉर्डिंग जितना भी पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, सब डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। मोर डेंसर पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द बॉटम। जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा डेंसर है, वो नीचे बैठ जाएगा। एंड लेस डेंसर पार्टिकल्स फ्लोट ऑन द सरफेस। जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर आके अब जाएगा भी रहे, ज्यादा वाला नीचे, कम वाला ऊपर, तो सब अलग अलग जमा हो गया है। सब एक साथ ऊपर, सब एक साथ, सब कम वाला सब एक साथ नीचे, तो अलग अलग हो गया है। तब वहां से सेपरेट करना क्या है कि आसान है। इस तरह से सब डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज अलग अलग एक एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है सब डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे यूज होगा, हालांकि सब भी तो कोलोइडे है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज आल्सो डन बाय वॉशिंग मशीन, देखा है सब ना। तो वॉशिंग मशीन में गर्म करके पहले एक राउंड ऐसे चलेगा, फिर एक राउंड ऐसे चलेगा, तो टू एंड फ्रो लगातार ऐसे चलता है। तो वहां पर कपड़ा से जो डर्ट है वो सब क्या होता है कि अलग होता है, सेपरेट होता है। इट इज आल्सो डन इन ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। डॉक्टर के पास नहीं, लेबोरेटरी में जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है। अब ब्लड टेस्ट डिफरेंट, प्लेटलेट कितना है, प्रिया का प्लेटलेट घटल रहता है, तो जो कुछ भी प्लेटलेट्स, आरबीसी काउंट या जो कुछ भी निकला है, यूरिन टेस्ट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग निकलता है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे डिजीज के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये सब डिजीज के चलते किसी का पार्टिकल्स बढ़ जाता है, कोई चीज कम हो जाता है, तो बढ़ते नॉर्मल लेवल से कोई चीज बढ़ गया, घट गया, तो वो बढ़ना या घटना को देख के हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये वाला डिजीज है तभी ऐसा हुआ है, तो इनका यूज किया जाता है। अब एक बच गया टिंडल इफेक्ट। ध्यान से बात समझो, टिंडल इफेक्ट क्या है। देखो, वैसे तो लाइट चला गया तो चला गया, और लग के उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया तो रिफ्लेक्शन। हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है, खैर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी क्लास 10th में पढ़ना है। देखो होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल्स, कौन पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, बाहर जाएगा लाइट उधर। सस्पेंशन का पार्टिकल्स बड़ा होता है, तो बिगर पार्टिकल्स लाइट लग के एंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो पार्टिकल्स जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के साइज के रेंज में आते हैं, और इसके रेंज में कौन आता है, कोलोइडल पार्टिकल्स। तो कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा कभी कभी होता ही है कि वो जो लाइट जा रहा होता है, वो लाइट को ऑब्जर्व करके, पहले लाइट को क्या ऑब्जर्व, और उसके बाद से डिफरेंट डायरेक्शन में री रेडिएट कर देता है, मतलब फिर से उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट कर देता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटर वे में एनालाइज करके हम जब क्लास 10th में रहेगा सर, तो वहाँ पे एक टॉपिक ही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी हम लोग को पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। तो अभी बस हम इतना बात बता दिए हैं कि लाइट कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को ऑब्जर्व करके डिफरेंट डायरेक्शन में री रेडिएट कर देना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, तो और इसी इफेक्ट को, इसी फेनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया सब, जब मूवी चलता है आगे प्रोजेक्टर पे, पर्दा पे जब मूवी चलता है तो दिखता होगा कि इधर से एकदम पतला लाइट जाता है, तो इस लाइट जाते हुए स्पीड में लाइट जाते हुए दिखाई देता है।
पूरा रहता है अंधेरा, और जब ऐसे लाइट जाता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स एयर वगैरह में है, लाइट होते हुए सब डस्ट पार्टिकल चमकेगा, तो लगेगा कि ये लाइट जा रहा है, पाथवे विजिबल होता है। यही ना हम लोग पढ़े लोग, पाथवे कोलोइडल सॉल्यूशन में पाथवे विजिबल, तो लाइट का पाथवे लग नहीं लगा, इससे पाथवे जा रहा है तो पाथवे विजिबल होता है, पाथवे नहीं दिख रहा है तो वो हो गया। चाहे कहीं एकदम अपने से रूम अंधेरा कर दो, और कहीं अगर जिधर से सनलाइट आ रहा हो हल्का सा छेद कर दो, तो खिड़की उड़की थोड़ा सा खोल दो, जब लाइट अंदर आएगा तो लाइट तो अंदर ऐसे आ गया, इधर लाइट का पूरा बन जाएगा। लेकिन अब जो लाइट आ रहा है अंधेरा रूम है, तो वहां पे एकदम दिखेगा ये लाइट आ रहा है, हल्का सा हाथ ऐसे ऊपर झाड़ देगा, उसमें और पार्टिकल्स दिख जाएगा, यहाँ से हाथ झाड़ने से उसमें पार्टिकल्स का नंबर क्या हो गया है कि बढ़ गया है। तो खैर जिस पाथ से होते हुए लाइट आएगा, पूरा उतना पाथ में डस्ट चमकते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होगा कि दिखाई देगा कि इतना ही दूर से वहां पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, एकदम पूरा स्पष्ट रूप से क्या होगा कि लाइट के पाथवे कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, और स्पष्ट रूप से लाइट के पाथवे दिखाई देगा। तो पार्टिकल्स, अब हुआ ये कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल्स लाइट को ऑब्जर्व किया और डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट कर दिया, तो हम लोग को चमकता हुआ महसूस हुआ। बात समझ रहे हैं, हम लोग को चमकता हुआ महसूस हुआ, और उतना ही दूर का जब पार्टिकल चमकेगा तो लग जाता है कि भाई उतना दूर से लाइट आ रहा है, उतना ही रेंज में क्या है कि लाइट फैला हुआ है। बाकी सब पार्टिकल्स की तरफ, बाकी जगह तो पार्टिकल है लेकिन लाइट नहीं जा रहा है, जिससे तो चमक नहीं रहा है तो लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल। बगीचा बागवानी में भी जाएगा तो महसूस होता है, फुलवारी में पत्ता के बीच जो लाइट छमक आता है, एकदम लाइट आ रहा है, एकदम दिख जाएगा, नीचे हल्का सा गोल बन जाएगा, लाइट इससे आ रहा है उसमें। फुलवारी में तो डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारा होगा, एकदम डस्ट पार्टिकल्स, तो पाथवे ऑफ लाइट दिखता है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते कोलोइडल सॉल्यूशन में पाथवे ऑफ लाइट दिखाई देता है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इतना बात लिख लिया जाए। टिंडल इफेक्ट। अब सेकेंड कोलोइडल सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना था हम लोग को। टिंडल इफेक्ट, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग को आगे बताए हुए हम, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कुछ नहीं है, बस कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटरिंग करने के फेनोमेना को ही बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, क्योंकि ये इसके पार्टिकल का साइज ही उस रेंज का होता है कि ना ही लाइट को जाने देगा और ना ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो बीच बीच का है, तो बस लाइट को ऑब्जर्व करके डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वही बात लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स, क्योंकि इसी के साइज रेंज कुछ उतना होता है, ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सीधे चला जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो बाई कोलोइडल पार्टिकल्स एंड री-रेडिएटिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा कहीं भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये वाला काम करना, यही वाला काम करने का फेनोमेना को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बात समझ आते हैं। इट मेक्स द पाथवे ऑफ लाइट विजिबल इन कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में तो पाथवे ऑफ लाइट विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा था, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर इतना दूर का पार्टिकल्स स्कैटरिंग कर रहा है, तो बाकी सब सॉल्यूशन को छोड़ के उतना दूर का पार्टिकल जगमगाएगा, तो लगेगा उतना दूर से लाइट जा रहा है, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो पाथवे ऑफ लाइट विजिबल होता है। तो इसी फेनोमेना के चलते कोलोइडल सॉल्यूशन में पाथवे ऑफ लाइट विजिबल होता है कि इतना एरिया से होते हुए, इतना रीजन से होते हुए लाइट पास कर रहा है। दिस फेनोमेना कैन बी इजिली ऑब्जर्व कहाँ डार्क रूम में। अब खाली रूम डार्क कर दो है, देखो तो दिखाई नहीं देगा, डार्क रूम को कैसे पतला सोर्स ऑफ लाइट अंदर आना चाहिए, तो जला दो तभी भी दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं से पतला सोर्स ऑफ लाइट आना चाहिए, और स्पष्ट टॉर्च लगा छोड़ दे लाइट जा रहा है, हवा में दिखाई देगा कि ऐसे लाइट जा रहा है, क्योंकि एयर का डस्ट पार्टिकल्स उतना रीजन से जगमगाएगा, तो ऊपर का नीचे का ना, लेकिन उतना दूर क्या होगा जगमगाते हुए दिखाई देगा, तो लग जाएगा कि ये इतना दूर से लाइट जा रहा है, पाथवे विजिबल हो जाएगा। कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, वही वो जंगल में अगर अंधेरा पत्ता के बीच छन के लाइट आता है, वहां पे ऑब्जर्व हो जाएगा। सिनेमा हॉल में नहीं, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पर जो पीछे से लाइट जाता है
दिख रहा है लाइट जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक, हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब आखिर कोलोइडल सॉल्यूशन किस किस इंग्रेडिएंट्स को किस किस चीज को मिला के बना है। तो हर एक सॉल्यूशन तो मिक्सचर है तो कितना भी चीज मिल सकता है, लेकिन अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो दो टाइप का मेजर कंपोनेंट होगा, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। मतलब एक बहुत सारा तो ठीक है इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन को, कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने वाला। मतलब एक वो जिसमें सब आके डिस्पर्स्ड है मिला हुआ है, और एक वो जो जाके डिस्पर्स जिसमें सब डिस्पर्स्ड है जो डिस्पर्स्ड है। अलग अलग बात हुआ, समझ में आ रहा है। इसके पानी क्या और ये सब का बात करेंगे तो पानी वो हो गया, पानी में वो सब डिस्पर्स्ड है, और ये सब में ये सब इसमें डिस्पर्स्ड है। समझ में आ रहा है ना। तो एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। द पार्टिकल्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड अपीयर्स टू बी यूनिफॉर्म, लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है। अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, लेकिन एक्चुअली होता है हेट्रोजेनियस। तभी ना कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर का टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं आता है। बस होमोजेनियस मिक्सचर में आएगा ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो व्हिच आर डिस्पर्स्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम, व्हिच आर माने जो डिस्पर्स्ड है किसमें, डिस्पर्सन मीडियम में, इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सन मीडियम में द पार्टिकल्स इन व्हिच, जिसमें इसमें ये पार्टिकल खुद डिस्पर्स्ड है, व्हिच आर डिस्पर्स्ड, और इसमें ये डिस्पर्स नहीं है, इसमें दूसरा पार्टिकल डिस्पर्स का मतलब पूरा बिखेरे हुए छिटाया हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर से लेके पूरा नीचे तक मिला हुआ, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड। अलग अलग द पार्टिकल्स मतलब मीडियम इन व्हिच अनदर पार्टिकल्स, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं, तो दूसरा पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे अगर मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है तो मिल्क में वाटर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि पानी में बाकी सब डिस्पर्स्ड है, तो जिसमें दूसरा पार्टिकल डिस्पर्स्ड है वो डिस्पर्सन मीडियम। तो पानी में पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, और ये सब पानी में डिस्पर्स्ड है तो ये सब हो गया डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो मिल्क की बात किया जाए तो वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम, लैक्टोज फैट्स प्रोटीन्स ये सब हो गया डिस्पर्स्ड फेज। तो ब्लड की बात करेंगे, ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर भी वाटर हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन कुछ कुछ है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब हो जाएंगे डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि वाटर में ये सब क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना। फिर से बोल रहे हैं कि एक्चुअली मतलब लगता है कि यूनिफॉर्मली है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होता है, स्लोली बैठता है नीचे, बहुत बहुत स्लोली सेटल डाउन होता है, बहुत बहुत स्लोली सेटल डाउन होता है, लेकिन फिर होता है, इसलिए हम यूनिफॉर्मली नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मतलब कुछ टाइप्स ऑफ कोलोइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सोल, सॉलिड सोल, लिक्विड सोल, फोम, ये सब के बारे में हम लोग बनाया। तो ये सब जानेंगे लोग कि कौन कौन से आखिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइड्स होते हैं, और उन कोलोइड्स के डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, आखिर किस स्टेट के पार्टिकल्स किस स्टेट में डिस्पर्स्ड हुए हैं, तब जाके वो टाइप का कभी होता है ना कि सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स्ड है, चाहे लिक्विड में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, सॉलिड में गैस डिस्पर्स्ड है, चाहे सॉलिड में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, वैसे लिक्विड में गैस डिस्पर्स्ड है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, बात अलग हुआ, सॉलिड में गैस डिस्पर्स्ड है, गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, बात अलग अलग। सॉलिड में ध्यान से, सॉलिड में गैस डिस्पर्स्ड है, जब सॉलिड हो गया डिस्पर्सन मीडियम और उसमें गैस डिस्पर्स्ड है तो गैस हो गया डिस्पर्स्ड फेज। अगर हम बोले कि गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, गैस में, तो गैस हो गया डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड है, और सॉलिड डिस्पर्स्ड है तो सॉलिड हो गया डिस्पर्स्ड फेज। बात अलग अलग है, हम बोले कि लिक्विड में गैस या गैस में लिक्विड, दोनों में क्या होता है कि अंतर, ये कुछ लिख लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ
कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप्स है, ये कुछ 8 टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं और डिस्पर्स्ड होके ये टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किए हुए हैं और इस कोलोइडल सॉल्यूशन का यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। ठीक, अब सबसे फर्स्ट वाला है सॉलिड एरोसोल। एरोसोल एयर का मतलब गैस से है, गैसियस स्टेट से है। तब सॉलिड एरोसोल का मतलब वैसा जहां पे डिस्पर्स्ड फेज के रूप में गैस हो। वही तो यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे एरोसोल है, यहाँ पर भी एरोसोल है, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम के रूप में गैस हो। अगर हम सॉलिड एरोसोल की बात करेंगे मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड सॉरी गैस डिस्पर्सन मीडियम है। मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड गैसियस डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड है, मतलब गैस में सॉलिड मिला हुआ है। ये कुछ एग्जांपल है, स्मोक, स्मोक जो धुआं निकलता है, नहीं स्मोक क्या है, गैस नहीं है क्या। आग के ऊपर इससे हाथ करेगा सब तो हाथ में रखिए कि हल्का सा काला काला ब्लैकिश ऐसे करेगा सब तो काला काला लग जाएगा, नहीं लगता है क्या। या अगर हाथ ऐसे ना कर सब गरम गरम लगेगा, चाहे तो जहाँ पे दिया जलता है चाहे खाना बनता है गुरूर बनता है तो ऊपर में छत पर क्या होता है कि काला काला लग जाता है। तो अब ये जो स्मोक निकल रहा है तो जो गैस है वो गैस में कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स वो सट के वो ब्लैक ब्लैक कर दे रहा है। तो गैस में सॉलिड डिस्पर्स्ड है तब ना, तो सॉलिड डिस्पर्स्ड किसमें है, गैस में। तो सॉलिड एरोसोल हुआ कि नहीं हुआ, वही है कि सॉलिड डिस्पर्स्ड है गैस में। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, समझता है सब। ऑटोमोबाइल मैंने गाड़ी, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं लोग 2 चक्का 4 चक्का, उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। और एग्जॉस्ट मतलब उसमें से निकला हुआ धुआं, समझ रहे ना। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, डस्ट इन एयर, हवा में डस्ट है। अभी भी यहाँ पर भी हवा में डस्ट है, कम या ज्यादा पार्ट पर मिलियन में हम लोग उसको देखते हैं, नहीं पीपीएम। तो खैर तो यहाँ पर भी एयर में डस्ट प्रेजेंट है लेकिन कम मात्रा में प्रेजेंट है। अगर रूम बंद करके हम टर्च जला दें, हल्का सा हाथ झाड़ दें, टर्च कर उसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो टिंडल इफेक्ट शो होगा तो दिख जाएगा कहाँ कहाँ क्या हुआ। कि रात में इस होता है जब लोग बाइक चलाते हैं ना तो बाइक का जो रोशनी आता है उसमें डस्ट पार्टिकल दिखता है, नहीं होता है क्या। आगे से कोनो गाड़ी अगर गुजर जाए तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ जाता है कि गाड़ी आगे से गुजरेगा तो डस्ट और ज्यादा उड़ेगा, समझ में आता है। दिन को दिखाई नहीं देगा लेकिन रात को दिखाई देगा, तो सब चमकता है, सब तो दिखाई दे देता है। तो ये सब क्या हुआ, गैस में सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है। तो ये सब क्या क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप का कोलोइडल हो गया, सॉलिड एरोसोल। ठीक, हाँ। दूसरा लिक्विड एरोसोल। अब यहाँ पे नाम क्लियर हो गया कि लिक्विड डिस्पर्स्ड है गैसियस मीडियम में, मतलब डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड, और ये मिला हुआ है गैस में। नहीं फॉग देखिए कि यह सब फॉग मतलब एयर में नहीं सब पूरा हुआ लगा रहता है, नहीं तो हाथ से हल्का सा थोड़ा देर करिए तो हाथ में से लिक्विड आके लग जाता है, नहीं लगता है क्या। तो एयर में क्या लगा हुआ है, लिक्विड। नहीं हम लोग कहीं बाइक चला के आदमी कहीं जाता है, क्लास नहीं आता है तो इस बाइक से उतना दूर से आया है तो पूरा लिक्विड का ड्रॉपलेट जैकेट पर लगा रहता है। तो एयर में लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड है तब ना वो सब लिक्विड लग जाता है, नहीं लगता है क्या, ऐसा होता है। चाहे जितना भी मतलब अगर रुआ वहाँ रहता है जैकेट वगैरह का, चाहे स्वेटर वगैरह था, तो स्वेटर के रुआ वहाँ पे सब लिक्विड ऐसे करने पर खूब सुंदर फिर सब हट जाता है। तो वो लिक्विड डिस्पर्स्ड है गैस में, तो लिक्विड हो गया डिस्पर्स्ड फेज और गैस हो गया डिस्पर्सन मीडियम। वही फॉग, क्लाउड, मिस्ट, धुंध, हाँ वही सब बात वही हुआ। फोम, ध्यान से समझो, फोम का मतलब नाम से ही क्लियर है कि डिस्पर्स्ड। यहाँ पे एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम गैस था, फोम में हमेशा डिस्पर्स्ड फेज गैस होता है। ये फोम चाहे ये फोम, ये गैस दोनों में है कि नहीं है। तो जहां डिस्पर्स्ड फेज गैस हो समझ जाओ कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोम। तब सॉलिड फोम की बात करें माने इसका मतलब ये हुआ कि गैस अगर सॉलिड में मिला हुआ है, गैस सॉलिड में मिला, फेज ना है गैस, तो गैस हो गया डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड हो गया डिस्पर्सन फोम। नाम सुना सब, दाबने पर एयर बाहर निकल जाता है, फिर ठंड फूल जाता है, एयर अंदर घुस जाता है। तो वहां पे क्या है, सॉलिड में गैस डिस्पर्स्ड है, मिला हुआ है।
रबर, स्पंज, ये सब एग्जांपल हो जाएगा किसका, कॉर्क। कॉर्क वो जो उस दिन वो बता रहे थे उसको कॉर्क भी बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में तो ऊपर से बोतल के नॉब को बंद करने के लिए उसको कॉर्क लगा दिया जाता है, तो हाँ उसको लगा दिया जाता है, तो सब उसमें आएगा। हाँ जो भी हो। नेक्स्ट फॉर्म है तो फेज तो गैस से होगा, डिस्पर्स्ड फेज गैस से, लेकिन अब यहाँ पे सॉलिड मीडियम नहीं, मीडियम लिक्विड है, जैसे शेविंग क्रीम। हाँ मतलब अभी तो हम लोग घर में गरीब आदमी है, लोग आदमी क्या यूज करता है, पेस्ट यूज करके इसी से करता है तो हो जाता है। दाढ़ी बनाने वाला पेस्ट आता है, पेस्ट लेके लगा लिया जाता है, समझ आया ना। उसके बाद से वो ब्रश आता है तो उसे मिला लिया जाता है, पापा लोग करता है लोग, तो वहाँ पे फोम जनरेट हो जाता है। लेकिन धनिक लोग के लिए समझ आया ना, मतलब तो एकदम फोम में आता है, तो हम बोतल में से फोम निकाल के इसे क्या करेगा लोग कि लगा लेगा लोग और शेविंग कर लेगा लोग। तो जो फोम आता है तो वो क्या है, जो शेविंग क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्रीम क्या है कि लिक्विड मीडियम में गैस डिस्पर्स्ड है, मिला हुआ है। झाग तो देखो कि सब सरफ का फैन नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है ना सब, तो वहाँ पे रहता क्या है, लिक्विड में गैस मिला रहता है। झाग लेके ऐसे हाथ समझना, सॉलिड के जैसे इस पे कुछ नहीं आएगा, बस पानी जैसा कुछ लग जाएगा, लेकिन सॉलिड के जैसे इस पे कुछ टिकेगा नहीं, क्योंकि लिक्विड में गैस मिला हुआ है। गैस तो बबल्स बन के निकल जाता है और लिक्विड में लग जाता है, हाथ भीग जाएगा, समझ में रहा ना। तो सब फेनोन, हाँ फेनोन झाग सब होता है। वो क्या होता है कि लिक्विड मीडियम में गैस डिस्पर्स्ड रहता है। नेक्स्ट है सोल, नहीं अब सोल भी वैसे ही, सॉलिड सोल, लिक्विड सोल, ख्याल। अब अगर हम सोल के बारे में बात करें तो अगर फोम में क्या था, डिस्पर्स फेज गैस था। सोल में हमेशा डिस्पर्स फेज सॉलिड रहता है, सॉलिड दूसरा में मिला हुआ रहता है। फेज है मतलब क्या हुआ, किसी न किसी चीज में मिला रहेगा, नहीं तो हमेशा सॉलिड दूसरा में मिला रहता है। तो अगर सोल की बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड में मिला हुआ है। अब ये मत सोचना सब चीनी पानी में मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे ना, चीनी पानी में तो उसके पार्टिकल के बीच में चला गया है, तो कोलोइडल में नहीं, तो ट्रू सॉल्यूशन में चला जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ी जाएगा। तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम सोल का एग्जांपल देखें कि भाई कहाँ का, मड मतलब कीचड़, पानी में मिट्टी मिला हुआ रहता है, तो पानी ज्यादा है तो मीडियम हो गया, और मिट्टी उसमें मिला हुआ है तो मिट्टी डिस्पर्स्ड फेज हो गया। तो मड, आजकल बरसात हो रहा है, आज बरसात हुआ है, जाएगा तो रास्ता पे तो तुम लोग को ये मड, अब मड नहीं है, अब तुम सब केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट है सब, तो तुम लोग के लिए वो हो गया सोल, समझ आ गया है कि नहीं है। तो वहां पे मीडियम हो गया वाटर, डिस्पर्सन मीडियम हो गया वाटर, और जो मिट्टी उसमें मिला हुआ है सॉलिड हो गया वो फेज। मड, गोल्ड सोल, सोना ना, वो हम लोग ना सोना, सल्फर सोल, जाकर दुकान में पूछना ना। टूथपेस्ट देखा सब, वो बात करो जो हम लोग औकात के रेंज का है, जैसे टूथपेस्ट, समझ में आ रहा है। तो टूथपेस्ट तो देखा हुआ है, तो टूथपेस्ट लेके चेक करा ना, पानी में सॉलिड मिला हुआ रहता है, सॉलिड। अच्छा टूथपेस्ट लेकर ऐसे लगाना, फूकना, जब सूख जाएगा तो पानी उड़ जाएगा, सॉलिड लग जाएगा, तो जो लगा जो हाथ में सट जाएगा, सॉलिड जो पानी उड़ गया भाप बन के उस पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये बात समझ में आया है। अच्छा है ना, खखोर देना तो तुमको सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज मिल गया, और जो पानी उड़ गया वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम। शुरू में भींगा रहता है ना, भींगा ना हाथ लगाने से लिक्विड के थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। मतलब लोग नहीं बोलते कहीं जल जाएगा, बर्निंग अगर हम लोग को इफेक्ट हो, मतलब कहीं आग उग से जल जाए तो हमें पक्ष से टूथपेस्ट लगा लेता है लोग, थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। हाँ जो भी सॉलिड सोल। नेक्स्ट, अब अगर हम सॉलिड सोल के बारे में बात करेंगे तो सोल है मतलब डिस्पर्स्ड फेज, सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज हो गया सॉलिड। अब सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है, मतलब यहाँ डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, और ये सॉलिड जिसमें मिला हुआ है मतलब डिस्पर्सन मीडियम, वो भी क्या है कि सॉलिड है। सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है, हाँ होता है। जैसे कि जेम स्टोन, उसी ने बताया था जेम स्टोन मतलब रत्न ना, बहुत सारा अंगूठी पे मतलब
पहनता है लोग, कोई बाबा जी वो लोग से दिखा के गोरा गोरा हो रहा, लाल रंग का, पीला रंग का, दूसरे दूसरे कलर का पापा जी लोग पहनता है लोग, तो उसमें वो सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ रहता है, तो वो सब क्या हो गया, सॉलिड सोल। ये तो हालांकि फिर भी अपना औकात के अंदर का है, लेकिन बहुत सारा जेम्स रत्न बहुत महंगा महंगा होता है, जैसे कि पुखराज, पारस, नीलम, ऐसे करके नाम रहता है, रूबी, नाम सुना होगा सब, तो ये सब जेम स्टोन है, रत्न है, ठीक है। तो असली वाला रत्न ग्लास, बहुत सारा टाइप से ग्लास होता है जो सॉलिड सॉलिड में सॉलिड मिलाया रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट जेल। जेल मतलब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है। देखो इसका उल्टा है, इसका सोल का उल्टा है जेल। सोल में क्या था, सॉलिड मिला रहता था लिक्विड में, मतलब सॉलिड कम लिक्विड ज्यादा, मीडियम है तो ज्यादा होगा, जब कीचड़, बात समझ में रखना रहे, हम सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड में, लिक्विड मीडियम है, लिक्विड मीडियम का मतलब क्या हुआ, ज्यादा है, बाकी में पानी ज्यादा रहेगा कि मट्टी ज्यादा रहेगा, पानी, ये बात समझ में रहा है। तो ये सॉलिड मिला था लिक्विड मीडियम में, उल्टा यहाँ पे लिक्विड मिला हुआ है सॉलिड में, मतलब लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड है डिस्पर्सन, मतलब लिक्विड कम और सॉलिड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ना, तो अमाउंट रहेगा इसका ज्यादा। एग्जांपल में चीज, पनीर, पनीर खूब कस के दबेगा सब थोड़ा सा मात्रा में लिक्विड निकलता है, होता है कि नहीं होता है, नहीं। नॉर्मली मम्मी लोग घर पे अगर दूध फाड़ के पनीर, दूध फाड़ के का, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग घर पनीर तभी बनेगा जब गलती से दूध फट जाए। अभी मतलब हम तो सीरियसली हम अपने घर में कभी ऐसा नहीं देखे हैं कि स्पेशली पनीरे बनाने के लिए मम्मी लोग दूध फाड़ रहा है लोग तब पनीर बनाया है लोग। अगर कभी गेस्ट वेस्ट आते हैं, हम लोग गरीब आदमी है, रेगुलर तो पनीर बनेगा नहीं, और कभी कल बर्थडे वर्डे है, चाहे कोई तब बढ़िया दिन है तो बन गया, तो गेस्ट वेस्ट आए तो पनीर किन के आएगा, नहीं तो पनीर कब बनेगा, जब दूध गलती से फट जाए। तो क्या होता है, वैसे कपड़े में बांधने का लोग, पानी निकल गया, और जो सॉलिड रहता है क्या हो गया कि बच गया। तो पानी तो निकल चुका है, पानी है कम और सॉलिड है ज्यादा, और फिर भी पूरा पानी निकल के पाउडर नहीं ना बनाता है, कुछ कुछ तो पानी उसमें रहता है, तब ना पेस्टी टाइप का रहता है। तो पानी है कम और सॉलिड है ज्यादा, सॉलिड हो गया मीडियम और लिक्विड हो गया फेज। बात समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जेल, क्या बोलेंगे ना, हम लोग लड़का लोग जेल के मतलब समझते हैं, जो बाल में लगा के केस ऐसे खड़ा करते हैं लोग सेट वेट, तो वो हो गया जेल ना। हम भी लगाए हुए हैं एक दो बार, तो ये हो गया जेल। एक बार तो ऐसे ही लड़के में आदमी लगा के कहीं कहीं गया था, एक बार स्कूल में प्रोग्राम था, उसमें सब जितना भी मतलब हम लोग ग्रुप के लोग थे, लोग सब बाल लगा किसी खड़ा करना था मतलब नेपाली किसी से बाल लगा किसी क्या करना था कि खड़ा करना था, तो उस समय लगाए हुए थे लोग, एक डांस प्रोग्राम था। खैर, तो जेल हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप। और अब यहाँ पे वही बात बता दें कि लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉलिड में, नहीं तो चीज, पनीर, बटर मक्खन दो टाइप होते हैं, सॉलिड वाला जो खोआ नहीं, एक होता है लिक्विड वाला, मतलब जो आदमी ड्रिंक करते हैं पीते हैं लोग, तो वो लिक्विड बटर, जो खोआ वाला होता है वो हो गया, वो क्या है, सॉलिड बटर। तो अगर हम सॉलिड बटर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है तो वो आ जाएगा इसमें, तो ये सॉलिड बटर हो गया। सू पॉलिश का शब्द देखा होगा सब, नहीं तो ये में देखिए मीन करो, सू पॉलिश में लिक्विड ज्यादा रहता है कि सॉलिड ज्यादा रहता है, हल्का सा तो ब्लैक धब्बा लग जाता है, जो छोड़ाने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है तब छूटता है। साबुन भी लगा देने के बाद उसके बाद फिसलता है नहीं। नेक्स्ट इमल्सन, क्या हो गया, इमल्सन, ये भी एक नाम है, मतलब नाम से तो कुछ जेल टाइप का रख देता है, लिक्विड जेल ऐसा करके कुछ रख देता है ना, सॉलिड जेल और लिक्विड जेल रख देता है, तो क्योंकि दोनों में लिक्विड क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज है, इसी का ना उल्टा है, यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है और यहाँ पे लिक्विड में लिक्विड मिला है। खैर, अब नाम रखा गया है तो हम तो साइंटिस्ट हैं नहीं कि बदलेंगे, हम लोग को पढ़ाना है। तो अब ये इमल्सन या अब यहाँ पे लिक्विड तो रहबे करेगा डिस्पर्स्ड फेज, लेकिन यहाँ पे जेल के जैसा लिक्विड में सॉलिड नहीं मिला है, लिक्विड में लिक्विड मिला है। मतलब कैसे था, सॉलिड में सॉलिड, रूबी, पुखराज, जेमस्टोन, रत्न, अब यहाँ पे लिक्विड में मिला हुआ है लिक्विड, मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। अब एग्जांपल में मिल्क, फेस क्रीम, फेस क्रीम मुंह से निकला नहीं कि लड़की लोग का मतलब मुंह पे रंगत आ गया ना, हेयर क्रीम,
ना, अब पुराने का जमाना हो गया। नॉर्मली हेयर क्रीम को हम लोग कहते हैं लोग जेल, लेकिन साइंटिफिकली गलत है। हेयर क्रीम जेल कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग हेयर क्रीम को क्या बोलते हैं, जेल, लेकिन साइंटिफिकली गलत है। जेल कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉलिड में, लेकिन जेल में होता यह है कि लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लिक्विड में। जेल लेके हाथ में इस रगड़ना, अगर उसमें सॉलिड रहता तो ऐसे निकल जाता, तो सॉलिड हाथ में चिपक जाता, फूकने पर उड़ जाता है और सॉलिड हाथ में चिपक जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता, लेकिन ऐसे हाथ में रखना, कुछ नहीं चिपकता है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा, कुछ चिपकता नहीं है। तो उसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। जो हम लोग नॉर्मली हेयर क्रीम को जेल समझते हैं, अब अगर कोई तुमसे बोले कि जेल कितना है, तो बोला कि एक्चुअली साइंटिफिकली यू आर रॉन्ग, दिस इज नॉट जेल, दिस इज इमल्सन। ये अलग बात है कि तुम गाली सुन लेगा उससे, लेकिन फिर भी उसको ले जाकर दिखाना कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शायद विश्वास करे, नहीं तो ये कुछ टाइप हो गया और ये सब याद कर लेना।